जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल साइंस का जो आपको दूसरा और तीसरा लेसन है उसका जो है मिला जुला क्वेश्चन जो है इसमें हम आपको एनालिसिस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है, ठीक है ना, वो क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, आप लोग बढ़िया से इसे देख लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को, ठीक है ना, कब लागू किया गया था, यही क्या है कि आपका प्रश्न है। तो देखिए, तो ये जो भारतीय संविधान है ना साथियों, कह रहा है कि इसको कब लागू किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1951, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1950। तो देखिए, तो यहाँ से एक बात आती है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि आपको जानेंगे। जैसे कि देखिए, एक डी नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है 26 नवंबर 1949। तो देखिए, तो इस दिन क्या हुआ था कि भारतीय संविधान जो होता है ना वो बनकर तैयार होता है। या देखिएगा कि भारतीय संविधान जो है साथियों, वो आपको बनकर जो तैयार हुआ था, क्या हुआ था, बनकर तैयार, वो कब हुआ था जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, ये जो आपको भारतीय संविधान है ना, ठीक है ना, यह आपको अंगीकृत कब होता है ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान जो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर को। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। और 26 नवंबर को एक चीज याद रखिएगा कि हमारे भारत में जो होता है वो आपको संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो आपको संविधान दिवस। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता था, क्या कहिएगा, संविधान दिवस। और इसमें पूछ देंगे कि बताइए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो 26 जनवरी को साथियों जो मनाया जाता है ना वो आपको गणतंत्र दिवस, क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना था। आपका प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। यानी कि ये जो आपको ऑप्शन ए है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को ये प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था जो है वो आपको नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको नीति आयोग। क्या हो जाएगा, नीति आयोग। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या जानते हैं, तो वह आपको करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से एक बात आती है कि इस नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो साथियों, नीति आयोग का जो गठन होता है ना 1 जनवरी 2015 को। क्या होता है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। और नीति आयोग जो स्थान लेता है ना वह आपको योजना आयोग का, किसका लेता है, योजना आयोग का। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि योजना आयोग की जगह पर किस संस्था का गठन हुआ था, तो क्या कहेंगे, नीति आयोग का, ठीक है ना। और नीति आयोग कैसी संस्था है, तो कहेंगे गैर संवैधानिक। यानी कि यह संवैधानिक संस्था जो है वो आपको नहीं है। बाकी इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी के सभी जो है वो आपको संवैधानिक संस्था है। जैसे देखिए संघ लोक सेवा आयोग, इसके बारे में जो आपको चर्चा किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 315 में, यानी कि यूपीएससी की जो चर्चा है आर्टिकल 300 कितना में जानते हैं, तो आपको 15 में, कितना में, 315 में। उसके बाद ये जो वित्त आयोग है, ठीक है ना, तो इसकी जो चर्चा है वो आपको अनुच्छेद कितना में जानते हैं, तो आपको 280 में। यानी कि वित्त आयोग का जो गठन किया गया है अनुच्छेद 280 के तहत। और उसके बाद जो चुनाव आयोग है साथियों, इसका जो गठन किया गया है ना वो आपको अनुच्छेद 324 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 324 के तहत। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी अगर प्रश्न है कि बताइए कि यूपीएससी का जो उल्लेख है वो आपको किस अनुच्छेद में है, तो क्या कहिएगा, तो 315 में। उसके बाद है आपको वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 280 में। और चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो किसमें है, तो अनुच्छेद 324 में। तो यही 2 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, यानी कि नीति आयोग। क्या हो जाएगा, नीति आयोग, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। और ये जो नीति आयोग है ना वो कैसी संस्था है, तो क्या कहेंगे, तो आपको गैर संवैधानिक है। अर्थात इसका मतलब हो गया कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वह आपको ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आगे होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वो आपको कब हुई, यही आपका प्रश्न है। तो देखिए, तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है साथियों वो आपको 1951 में, क्या है, 1951 में। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना है, क्या है, पंचवर्षीय योजना है,
इसका अन्य नाम क्या है? तो देखिए, तो इसका जो अन्य नाम है ना, वो आपको आर्थिक नियोजन है। क्या है? आर्थिक नियोजन है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है वह आपको किस देश से प्रेरित है? तो भारत का जो आर्थिक नियोजन है ना साथियों, वो आपको सोवियत संघ से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? सोवियत संघ से, ठीक है ना। तो देखिए, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि बताइए कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है किस देश से प्रेरित है, तो क्या कहिएगा? जानते हैं, सोवियत संघ से, ठीक है ना। फिर यहाँ से बात आती है कि आर्थिक नियोजन जो है वो किस सूची का विषय है? तो देखिए, तो आर्थिक नियोजन जो है ना साथियों, वह आपको समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विषय है, तो क्या कहिएगा? समवर्ती सूची का विषय है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत में आर्थिक नियोजन की जो शुरुआत होती है वो आपको कब होती है? वो आपको 1951 ईस्वी में, यानी कि आर्थिक नियोजन मतलब हो गया कि पंचवर्षीय योजना। और अब तक देश में जो है 12 पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको बन चुकी है। क्या है? बन चुकी है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी, तो क्या कहेंगे? तो वो आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 2012 से 2017 थी। यानी कि ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये आपको कब समाप्त होती है जानते हैं? 2017 में। तब से लेकर अब तक कोई भी पंचवर्षीय योजना जो होती है वो आपको भारत में नहीं बनती है। तो इन चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो वही कह रहा है 3 नंबर प्रश्न कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो क्या कहेंगे? 1951 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको क्या है? इसका सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है, ठीक है ना। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना का काल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो समय था वो आपको 1951 से 1900 क्या था कि आपको 56 था। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना उसकी अवधि क्या थी, तो क्या कहिएगा जानते हैं? 1951 से 1956, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपको सी इसका जो है वो आपको करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको देखते चलना है, ठीक है ना। और पंचवर्षीय योजना की सूची का विषय है, अभी बताए थे कि समवर्ती सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। पहले आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आई या नहीं आई, आप कमेंट करके क्या करेंगे? बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है समझिए। देखिए, कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी साथियों 1956 से 1961 थी। और इस पंचवर्षीय योजना में क्या था कि आपको भारी उद्योग पर जो था वो आपको बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? भारी उद्योग पर। इसीलिए इसको कहा जाता है औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को जो बनाया था कौन बनाया था? तो आप याद रखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को जो बनाए थे वो आपको पीसी महालनोबिस ने। कौन बनाए थे? पीसी महालनोबिस ने। और पीसी महालनोबिस जो थे प्रधानमंत्री जो आपको उस समय के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके ये क्या थे कि आपको आर्थिक सलाहकार थे। और इन्हीं के द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपको बनाई गई थी। और एक चीज याद रखिएगा कि पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर ही क्या होता है कि आपको 29 जून को क्या है? 29 जून को क्या होता है कि आपको भारत में जो होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्या कहेंगे? भारत में राष्ट्रीय क्या कहेंगे? राष्ट्रीय, ठीक है ना। आपको सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी दिवस जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि आपको मनाए जाते हैं। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा? 29 जून को। किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं? पीसी महालनोबिस जी के जन्म दिवस पर। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको बी नंबर ऑप्शन, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है ना। लेकिन अगले प्रश्न पर जाने से पहले देख लीजिए कि आपको यह प्रश्न समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। और कहीं से दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताओगे। देखिए अब क्या कह रहा है सुनिए। इस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जो है वो आपको जाना जाता है। तो देखिए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो है वो आपको कृषि, ठीक है ना, और सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था? आपको कृषि क्या है? कृषि। इसके अलावा आपको सिंचाई क्या है? सिंचाई। और आपको विद्युत पर जो था अधिक बल दिया गया था। यानी कि आप सीधे याद रखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? कृषि, सिंचाई और विद्युत को। और इस पंचवर्षीय योजना को जो बनाया था वो आपको फेरॉड क्या है? फेरॉड
डोमर ने इसको क्या किया था कि आपको बनाया था, इसीलिए इसको हायरोड डोमर मॉडल के नाम से भी क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है, इसका जो समय है वो क्या है, तो 1951 से 1900 क्या है कि आपको 56 है। तो याद रखिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो क्या है जानते हैं, तो 1951 से 1956 है। और इसमें सबसे अधिक बल किस चीज पर दिया गया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको कृषि और क्या कहेंगे जानते हैं, सिंचाई, और इसके अलावा आपको विद्युत पर, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। और भारत में जो पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य करती थी वो कौन संस्था करती थी, तो उसका नाम है आपको नीति आयोग। क्या है, सॉरी नीति आयोग कहते हैं, क्योंकि नीति आयोग अब आई है, ठीक है ना। इससे पहले जो था वो आपको योजना आयोग, क्या था, योजना आयोग था। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको बनाने का काम कौन संस्था करती थी, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो वह आपको योजना आयोग। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था कि आपको कृषि, ठीक है ना, इसके अलावा सिंचाई और विद्युत पर जो था वो आपको अधिक बल जो था वो आपको दिया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है कि भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है। तो देखिए, तो भारत की जो नियोजन व्यवस्था है ना वो आपको सोवियत संघ से प्रेरित है, मतलब कि यूएसएसआर से प्रेरित है। और याद रखिएगा यूएसएसआर में जो है नियोजन व्यवस्था जो स्थापित किया गया था 1927 में, और यहीं से हम नियोजन व्यवस्था को क्या कहते हैं कि आपको सीखे थे। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको सी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो यूएसएसआर है इसका मतलब क्या हो जाता है, तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है ना। तो ये जो यूएसएसआर है साथियों, ये कब तक अस्तित्व में रहा था, तो देखिए यूएसएसआर 1922 में बना था, और 1991 में इसका क्या हो जाता है कि आपको विघटन हो जाता है। मतलब कि सोवियत संघ जो है 1922 से 1991 तक रहा था। और रूस में जो है आपको आर्थिक नियोजन शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो आपको किसको जाता है जानते हैं, तो वो आपको स्टालिन को जाता है। किसको जाता है, स्टालिन को। तो वही कह रहा है कि भारत में जो नियोजन व्यवस्था है किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको सोवियत संघ। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका क्या है कि आपको सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो आपको कौन करता है। तो देखिए, तो भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं ना वो आपको राष्ट्रपति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत जानते हैं, आपको अनुच्छेद क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको 35 के, सॉरी 35 कहते हैं, अनुच्छेद 75 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 75 के तहत जो है वो आपको क्या होता है जानते हैं, कि आपको प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी के जो राष्ट्रपति है वो आपको कौन है। तो याद रखिएगा अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम है आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्या कहेंगे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। देखिए श्रीमती क्या कहेंगे, तो आपको द्रौपदी, क्या कहेंगे, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। तो इनके बारे में इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत के जो अभी उपराष्ट्रपति वो कौन है बताइए, तो क्या कहेंगे जानते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। अभी जो आपको मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, तो देखिए डी वाई क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको चंद्रचूड़। क्या है, चंद्रचूड़। तो यहाँ से याद रखिएगा डी वाई चंद्रचूड़ जो है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। क्या है, 50वें मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के 15वें क्या है कि आपको राष्ट्रपति। तो इन चीजों को भी याद रखना है। और अभी जो उपराष्ट्रपति है वो आपको कौन है जानते हैं, जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ जो है भारत के क्या है जानते हैं कि आपको 14वें जो है वो आपको उपराष्ट्रपति है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही आपका प्रश्न कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो क्या कहेंगे, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत। और अनुच्छेद 75 के तहत ही क्या है कि आपको जो प्रधानमंत्री होते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए, तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है वो आपको प्रधानमंत्री की क्या होती है कि आपको नियुक्ति की जाती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, तो नागरिकता से जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो आपको 5 से 11, यानी कि आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद, ठीक है ना, 5 से 11 क्या है, 5 से 11। और आपको भाग कहेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हैं, 2। तो इसमें क्या जानते हैं कि आपको नागरिकता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, नागरिकता का उल्लेख है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए संविधान के
इस भाग में नागरिकता का उल्लेख है तो क्या कहिएगा, भाग 2 में, और अनुच्छेद कहेंगे तो 5 से क्या है कि आपको 11 में। तो नागरिकता अधिनियम जो बना था, कब बना था, तो याद रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम क्या है, नागरिकता अधिनियम, यह कब बना था जानते हैं, तो 1955 में। कितना में बना था, 1955 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना था, तो क्या कहिएगा, 1955 में। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 5। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे, ठीक है ना, संसद को, ठीक है ना, संबोधित करने का अधिकार है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, यानी कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, क्या होते हैं, महान्यायवादी। वो क्या करते हैं जानते हैं, तो ये जो महान्यायवादी होते हैं वह आपको क्या करते हैं जानते हैं, कि आपको संसद में जो है वो क्या कर सकते हैं जानते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन मत जो है वो आपको नहीं दे सकते। मतलब कि संसद की कार्यवाही में तो भाग लेंगे, लेकिन क्या होगा कि आपको मत नहीं दे सकते। तो यहाँ से एक प्रश्न है कि भारत के जो अभी क्या है कि महान्यायवादी है, वो कौन है, तो वह आपको आर वेंकट रमनी है। कौन है, आर वेंकट रमनी। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत के जो अभी महान्यायवादी है वो कौन है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, आर वेंकट रमनी है। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है तो भारत के जो अभी मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़ है। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो आपको राजीव कुमार है। और महाधिवक्ता जो होते हैं कहाँ होते हैं जानते हैं, तो वे आपको राज्य में होते हैं। तो ये जो अटॉर्नी जनरल देख रहे हैं ना, ये अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का क्या कहेंगे, भारत सरकार का क्या है जानते हैं, कि आपको सबसे बड़ा क्या है, भारत सरकार का सबसे बड़ा क्या होता है, कि आपको कानूनी सलाहकार क्या है, भारत सरकार का सबसे बड़ा जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो आपको कौन होते हैं जानते हैं, तो वह आपको भारत के महान्यायवादी होते हैं। और भारत के जो भी महान्यायवादी कौन है, तो आपको आर वेंकटरमनी। और इस महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत जानते हैं, तो अनुच्छेद आपको 76 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, तो क्या कहिएगा जानते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा जानते हैं, वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, ठीक है ना। तो यह आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि देशी रियासतों के एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो किन्हें जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग भारत का क्या कहते हैं जानते हैं, कि आपको बिस्मार्क क्या है, भारत का बिस्मार्क कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें जो है क्या कहा जाता है जानते हैं, तो आपको भारत का लौह पुरुष क्या कहा जाता है, भारत का क्या कहेंगे जानते हैं, कि आपको लौह पुरुष क्या है, भारत का लौह पुरुष। इसके अलावे इन्हें जो कहा जाता है क्या कहा जाता है जानते हैं, तो आपको आयरन मैन ऑफ इंडिया क्या है, आयरन मैन ऑफ क्या कहेंगे जानते हैं, इंडिया। किन्हें कहा जाता है, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्होंने ही देशी रियासतों का भारतीय संघ में क्या किए थे, कि आपको विलय किए थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है, कि आपको 31 अक्टूबर को साथियों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात क्या है, कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे जो होता है वो आपको मनाया जाता है। कब से, तो याद रखिएगा 2014 से। कहते हैं से 2014 से। और दुनिया की जो सबसे ऊंची स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्या है, कि आपको समर्पित है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 11 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको मतलब क्या कहते हैं, कि आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो ये क्या थे, कि आपको प्रथम क्या थे जानते हैं, उप प्रधानमंत्री क्या थे, उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना। इसके अलावे प्रथम जो थे वो आपको गृह मंत्री भी थे। क्या थे, प्रथम गृह मंत्री भी थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो अब तक भारत में क्या जानते हैं, तो आपको 7 व्यक्ति जो है उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो देखिए इन 7 व्यक्ति का नाम जो है वो आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए आपको बोलना भी है, ठीक है ना। तो देखिए तो पहले जो थे वो आपको सरदार पटेल, कौन थे, सरदार पटेल,
ठीक है ना। दूसरे उप प्रधानमंत्री जो थे वो आपको मोरारजी देसाई, कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है ना। और तीसरे जो उप प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे जानते हैं? आपको चौधरी चरण सिंह, इनका नाम याद रखिएगा। यानी कि तीसरे किनका नाम रखेंगे? चौधरी चरण सिंह, क्या है? चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। ये जो थे आपको सीनियर उप प्रधानमंत्री थे, और इनके जूनियर जो थे वो आपको कौन थे जानते हैं? तो आपको जगजीवन राम, कौन थे? जगजीवन राम, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा वो आपको यशवंत, क्या है? यशवंत, ठीक है ना, राव, क्या है? राव चौहान जो थे वो आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद जो है आपको चौधरी देवीलाल, तो सीधे याद रखिए देवीलाल, क्या है? देवीलाल। और उसके बाद एक व्यक्ति और बने थे जो है आपको लाल कृष्ण आडवाणी, क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भारत के 7 व्यक्ति जो है अब तक उप प्रधानमंत्री जो है वो आपको बने हुए थे। इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो सरदार पटेल जो बने थे, पंडित नेहरू उस समय क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई जब बने थे तो इंदिरा गांधी आपको प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जब बने थे तो वो आपको मोरारजी देसाई क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। जब आपको यशवंत राव चौहान बनते हैं तब आपको चौधरी चरण सिंह जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और देवीलाल जब उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय आपको क्या होता है कि बीपीसी और आपको चंद्रशेखर जो होते हैं आपको क्रमशः जो होते हैं आपको प्रधानमंत्री होते हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो आपको क्या होते हैं जानते हैं? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जो होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री जब बनते हैं क्या होते हैं? प्रधानमंत्री, सॉरी, उप प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते हैं। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं और कुछ चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या जानना है इस पर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है समझिएगा। देखिए कर रहा है, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? तो देखिए तो गृह मंत्री जो बनाया गया था ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 3 चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। और गृह मंत्री के साथ साथ ये क्या थे जानते हैं? तो आपको उप प्रधानमंत्री भी थे, क्या थे? उप प्रधानमंत्री भी थे। और सरदार पटेल के बारे में बहुत सारे ऐसे चीजें जिसको अभी हम चर्चा किए थे। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला क्या कह रहा है, भारत का लौह पुरुष जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? देखिए महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए भारत का लौह पुरुष जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है ना। या इन्हीं को अंग्रेजी में कहिएगा तो क्या हो जाएगा जानते हैं? आयरन मैन, क्या हो जाएगा? आयरन मैन ऑफ, क्या कहेंगे जानते हैं? इंडिया, क्या कहेंगे? आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद है आपको जवाहरलाल नेहरू, ये देश के क्या थे कि आपको प्रथम जो थे वो आपको प्रधानमंत्री थे, क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए उसके बाद जो है राम मनोहर लोहिया, तो इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिए थे, क्या दिए थे? गैर कांग्रेसवाद, क्या है? गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए थे, क्या दिए थे? नारा, वो कौन दिए थे जानते हैं? वो आपको राम मनोहर लोहिया जी। उसके बाद है आपको महात्मा गांधी, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो थे वो क्या किए थे जानते हैं? तो आपको करो या मरो का जो है वो आपको नारा दिए थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए करो या मरो का नारा कौन दिया था? तो साथियों क्या कहेंगे? महात्मा गांधी। उसके बाद है राम मनोहर लोहिया जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद का क्या कहते कि आपको नारा दिए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू आराम हराम है का नारा दिए थे और पहले देश के क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। तो वही कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का जो है साथियों क्या है कि आपको सही आंसर है। और जहां से दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताओगे। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। देखिए इधर से प्रश्न का स्लाइड आइए। देखिए कह रहा है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है ना। तो देखिए 1930 में गांधी जी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था शुरू किया गया था। तो यह आंदोलन 1930 से 1931 तक, फिर आपको 1932 से 1934 तक जो था चला था, यानी 2 टर्मों में चला था। इसे याद रखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आपको डंडी क्या है कि आपको यात्रा के साथ ही क्या हुआ था कि आपको शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना था। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत होती है? तो क्या कहेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। उसके बाद है ये जो स्वराज आंदोलन है, ठीक है ना, ये समय समय पर जो था वो आपको चलता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपको 1942 में शुरू हुआ था और 1944 तक जो था वो आपको चला था। और असहयोग आंदोलन जो है, ठीक है ना, तो असहयोग आंदोलन साथियों यह आपको
1920 में क्या होता है कि आपको शुरू होता है और 1922 तक जो होता है वो आपको चलता है। तो यहाँ से एक प्रश्न हैगा कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया जाता है। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो होता है ना साथियों, वो आपको चौरी चौरा कांड क्या है, चौरी चौरा क्या कहेंगे जानते हैं, कांड के कारण जो होता है वो आपको वापस ले लिया जाता है। तो चौरी चौरा कांड कब होता है जानते हैं, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो होता है वो आपको चौरी चौरा कांड होता है और इसके बाद जो होता है असहयोग आंदोलन को वापस जो होता है आपको ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो चौरी चौरा कांड होता है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में जो होता है और उसके बाद गांधी जी क्या कहते हैं जानते हैं कि आपको 12 फरवरी 1922 को जो होते हैं वो क्या कहते हैं जानते हैं कि आपको असहयोग आंदोलन को जो होते हैं वो आपको वापस ले लेते थे। देखिए तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना था। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था, तो 12 फरवरी 1922 को, ठीक है ना। तो इसमें जो भी ऑप्शन का एनालिसिस किया जा रहा है आप उसे अच्छे से देख लेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे, देखिए क्या कह रहा है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे, तो साथियों भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है ना, वो आपको डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। क्या थे, एस राधा कृष्णन थे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। तो अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के, तो क्या कहिएगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। और इसी में पूछेंगे कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है ना। देखिए भारत के प्रथम कार्यवाहक क्या कहेगा, कार्यवाहक क्या कहेंगे जानते हैं, राष्ट्रपति। तो भारत के जो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ना साथियों, वो आपको कौन थे, वीवी गिरी यानी बराहगिरी वेंकटगिरी। उसके बाद है जाकिर हुसैन। तो याद रखिएगा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति क्या कहेंगे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। देखिए तो ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि प्रथम मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे जानते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं 16 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। तो देखिए भारत में द्वितीय आम चुनाव जो होता है ना, वो आपको 1957 में, कितना में होता है, 1957 में। तो इससे आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था कब हुआ था। तो देखिए तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए 1952 में क्या क्या हुआ था, तो सबसे पहले प्रथम आम चुनाव हुआ। इसके अलावा आपको क्या हुआ था कि लोकसभा का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था, लोकसभा का क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको गठन हुआ था। इसके अलावा जो है साथियों राज्यसभा का क्या कहेंगे, राज्य सभा का क्या हुआ था जानते हैं कि आपको गठन हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद जो हो जाएगा क्या जानते हैं, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव हुआ था। क्या हुआ था, राष्ट्रपति का क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको विधिवत क्या कहेंगे, विधिवत जो है वो आपको चुनाव हुआ था। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना था। क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव, राज्यसभा का गठन, लोकसभा का गठन, प्रथम आम चुनाव, ये सब कब हुआ था, तो क्या कहिएगा 1952 में, ठीक है ना। और द्वितीय आम चुनाव की बात आएगी तो 1957 में। तो ये जो देख रहे हैं आम चुनाव भारत में वो कितने वर्ष पर होते हैं, तो साथियों याद रखिएगा भारत में आम चुनाव जो होते हैं ना वो आपको 5 वर्ष पे होते हैं। कितने वर्ष पर होते हैं, 5 वर्ष पे, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब तक जो है कितने आम चुनाव हो चुके हैं, तो देखिए अब तक जो है वो आपको 17 आम चुनाव जो है वो आपको हो चुके हैं। क्या है, हो चुके हैं, ठीक है ना। और 2024 में जो आम चुनाव होंगे वो आपको क्या होंगे जानते हैं, 18वें नंबर के उपचुनाव होंगे। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न साथियों हमारा क्या कह रहा है, पहले आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता जो है कहा जाता है किन्हें, डॉक्टर अंबेडकर को, ठीक है ना। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, संविधान सभा को। तो भारतीय संविधान का जो निर्माता है ना वो कहा जाता है आपको डॉक्टर अंबेडकर को। यानी कि सीधे कहेंगे क्या जानते हैं कि भारतीय संविधान का जनक, क्या कहेंगे, भारतीय संविधान का क्या है जानते हैं कि आपको जनक क्या है, जनक किन्हें कहा जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। देखिए और एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है संविधान सभा। तो देखिए तो संविधान सभा ने मिलकर क्या किया था कि आपको संविधान को बनाया था। लेकिन संविधान सभा के सभी सदस्यों में जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे वो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को क्या होता है कि भारतीय संविधान का जनक जो है वो आपको कहा जाता है। फिर यहाँ से एक बात आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे, संविधान सभा के, याद रखिएगा क्या है, संविधान सभा के क्या थे जानते हैं,
आपको अस्थाई अध्यक्ष क्या कहेंगे, अस्थाई अध्यक्ष जो थे कौन थे जानते हैं, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्या थे जानते हैं, तो ये आपको संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे, संविधान सभा के क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको अस्थाई अध्यक्ष क्या है, अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो कौन थे जानते हैं, तो वह आपको यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है ना, तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ना साथियों, वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे, और कहीं पर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताओगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है 1906 में। तो याद रखिएगा 30 दिसंबर क्या है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को क्या होता है जानते हैं, कि आपको मुस्लिम लीग का गठन होता है। किसका गठन होता है, मुस्लिम लीग का जो होता है वो आपको क्या होता है जानते हैं, कि आपको गठन हुआ था। क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। और ये जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे वो कौन थे जानते हैं, तो मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो थे आपको आगा खां। कौन थे, आगा खां और आपको समी उल्लाह खां। क्या है, आगा खां और समी उल्लाह खां जो थे मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। और मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ढाका। ढाका कहने का मतलब क्या हो गया, कि आपको बांग्लादेश में जो है मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, कि आपको गठन हुआ था। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। देखिए अभी के हिसाब से हो जाएगा वो आपको ढाका क्या कहेंगे जानते हैं, कि बांग्लादेश में। लेकिन उस समय जो था यह भारत का ही क्या था, हिस्सा था, क्योंकि 1906 की बात हो रही है। तो वही कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहेंगे 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है ना, और इसके संस्थापक कौन थे, आगा खां समीउल्लाह खां। इसका गठन क्या हुआ था, तो ढाका यानी कि बांग्लादेश में। तो ये जो देख रहे हैं 9 कह रहे हैं 19, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो देखिए 1885 में जो है ना साथियों, किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी जानते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या हो जाएगा, कांग्रेस। तो इस चीज को याद रखना है। बीजेपी का गठन अगर पूछा जाए 1980 में। उसके बाद आपको मुस्लिम लीग का गठन, तो यह आपको 1906 में। और जनता पार्टी का गठन 1977 में। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1885 में। तो 1885 में जो गठन हुआ था ना वो आपको कांग्रेस का। और इसके जो संस्थापक थे इसका भी नाम जान लीजिए। तो इसके जो संस्थापक थे ना वो आपको कौन थे जानते हैं, तो साथियों इसके जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे जानते हैं, तो याद रखिएगा आपको एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। कौन थे, एलन। ठीक है ना, इसके जो संस्थापक थे कौन थे बताइए थे, तो क्या कहेंगे एलन। ठीक है ना, ऑक्ट्रो क्या कहेंगे, एलन ऑक्ट्रोवियन। क्या है, एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम जो थे क्या थे, ह्यूम इसके क्या थे जानते हैं, कि आपको संस्थापक थे। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए ये जो देख रहे हैं आप कांग्रेस, तो कांग्रेस का जो गठन किया था कौन किया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम ने जो था इसका गठन किया था। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 20 नंबर प्रश्न देख रहे हैं ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।